नमस्कार। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के आदरणीय कुलपति महोदय प्रोफेसर राकेश भटनागर जी, हमारे सामाजिक विज्ञान संकाय के संकाय प्रमुख प्रोफेसर कौशल किशोर मिश्रा जी और आप सब श्रोता, मैं सबका प्रथमतया आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि आज के इस कोरोना के दौर में बहुत प्राचीन हजारों वर्ष पुरानी इन बातों को सुनने के लिए आप उत्सुकता दिखा रहे हैं। ये प्राचीन भारतीय इतिहास के विद्यार्थियों के लिए और हम जैसे कुछ सतत उसका अध्ययन करने वालों के लिए बहुत एक प्रेरणादायी बात है। आज मौर्य सम्राट अशोक, उसके अभिलेख और उनसे एक ऐतिहासिक बोध क्या लिया जा सकता है, इसके संदर्भ में कुछ बातें हम लोग करेंगे। इतिहास की शुरुआत मौर्यों से करने से पहले इसके भूभाग की थोड़ी सी चर्चा हम करते हैं। ये मगध का साम्राज्य है जो आज के बिहार का प्रांत है और गंगा के अत्यंत सुपीक भरपूर खनिज से लबरेज इस भूभाग में ईसा पूर्व 5 शतक पहले धीरे धीरे महान साम्राज्य आकार लेने लगा था। नंदों से उसका एक व्यवस्थित इतिहास हमें प्राप्त होता है। उसके पहले के इतिहास के बारे में थोड़ा सा निश्चितीकरण मुश्किल हो जाता है। शैशुनाग थे, हर्यंक थे और इन सब का उल्लेख हमें पुराणों में, बौद्ध साहित्यों में, जैन साहित्यों में मिलता है, मगर उनका क्रम, उनकी तिथि विश्वसनीयता से हम नहीं कह सकते हैं। तो ये जो महान शासक हुए जिन्होंने एक साम्राज्य की नींव रखी, उसका ये भौगोलिक जो क्षेत्र है मगध, उसके साथ क्या संबंध है? अगर हम प्रागैतिहासिक काल से थोड़ा थोड़ा आगे चलते रहें तो धीरे धीरे आखेट से लेके कृषि तक मनुष्यों ने अपने आर्थिक जीवन की प्रगति की। कृषि और वो भी हल से जब होने लगी तब बहुत विस्तृत क्षेत्र कृषि योग्य बनाना संभव होने लगा। इन हल के माध्यम से, जिसमें बैल जोते जाते थे, इस मशक्कत से जो कृषि उत्पाद होती थी वो काफ़ी अधिक मात्रा में होती थी और इसके लिए जो अधिशेष बचता था वो कहीं ना कहीं तत्कालीन मानवों को विभिन्न प्रकार के अपनी गतिविधियां करने के लिए एक बैकअप देता था, एक सपोर्ट देता था। मसलन अगर आपके पास बहुत अधिक मात्रा में कृषि अधिशेष है तो कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको कृषि में ही कार्य करना अनिवार्य नहीं होता है, फिर वो हस्तकलाओं का या विभिन्न प्रकार के यांत्रिकी विकास के लिए जो आवश्यक कार्य है उसमें जुड़ जा सकते थे और उनका भी पेट भरता रहेगा। उनकी ये जो एक कौशल का विकास है उसमें उनको समर्थन मिलता रहेगा। तो गंगा के घाटी जो बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है, जिसमें बहुत अधिक मात्रा में अनाज की पैदावार हो रही थी, उससे ये निश्चित रूप से मगध के अगर आसपास के इलाकों की अगर हम बात करें तो वो संभव होते थे। अब जब कृषि का अधिशेष होता है तब उसमें और एक महत्वपूर्ण बात होती है कि जो अधिशेष है उसके बल पे आप सैन्य बल का भी विकास कर सकते हैं, उसकी ताकत बढ़ा सकते हैं।
जिसको हम अंग्रेजी में कह सकते हैं स्टैंडिंग आर्मी अगर आपको मेंटेन करनी है, कभी भी युद्ध के लिए तत्पर ऐसे एक ट्रेंड सैनिकों की एक आपकी फौज अगर आपको रखनी है, तो आपके पास भरपूर मात्रा में कृषि का अधिशेष होना चाहिए, ताकि आप उनको जब युद्ध का काल नहीं है तब भी युद्ध के सराव के लिए और विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र चालन के कौशल के लिए आप उनको पूरी छूट दे सकते हैं। उनको खेती के लिए काम करना आवश्यक नहीं। दूसरी जो बहुत बड़ी उपलब्धि उससे होती है वो है व्यापार। तो मगध में ये जो कृषि का अधिशेष होने लगा, बहुत अच्छा अधिक मात्रा में अनाज की पैदावार जो होने लगी, उससे कुछ चीज़ों का लेन देन करने में भी सुविधा होने लगी। मसलन जिनको अनाज की ज़रूरत है उनको अनाज दीजिए और उनके पास जो है या उनके श्रम से, उनके हस्तकौशल से जो बनता है उसको ले लीजिए, और इस प्रकार का लेन देन, एक विनिमय, वस्तु विनिमय जो है वो उससे आकार ले सकता है। मगध की ये जैसी एक उपलब्धि थी, वैसे और एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि थी नदी, क्योंकि ये नदियों का प्रदेश है और यातायात के लिए जो जलमार्ग है वो प्राचीन काल में, अगर आपने नौका बनाने का तंत्र विकसित किया है तो आपको यातायात सुविधाजनक हो जाती है, क्योंकि रास्तों को बनाना और उसको सुचारू रूप से चलने के लिए हमेशा के लिए तैयार रखना, ये ज़्यादा श्रम जिसमें आवश्यक है ऐसा कार्य है। लेकिन नदियों के प्रवाह में कई बार आपको तो नौकाओं की भी ज़रूरत नहीं। कहा जाता है कि बड़े बड़े लकड़ी के मतलब जो वृक्षों के जो तने थे उसको नदी में रोल कर दीजिए और नदी के पानी के बहाव के साथ वो बहते जाएंगे और फिर जहाँ चाहिए वहाँ किनारे पे उनको खींच लीजिए। तो ये जो एक यातायात के लिए डेफिनेटली मत्स्य उत्पादन के लिए, फिर वहाँ से ही वो जो यातायात का जो मार्ग है वो नदी के मुख से फिर सागर तक भी मिलता है और वहाँ से आप सागरीय जो व्यापार के साथ भी जुड़ सकते हैं। तो ये नदियों का इस प्रदेश में होना, खास तौर पे गंगा का होना और गंगा का पूरा बे ऑफ बंगाल तक बहते जाना और वहाँ से भारत का सुदूर अन्य भूभागों से संपर्क स्थापित होना, इस सब का एक बहुत बड़ा महत्व मगध के साम्राज्य के विस्तार में हम देख सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात है वहाँ की वन संपदा और वहाँ के हिमालयन तलहटी के जो बहुत ही विशाल वृक्ष जो थे। वन संपदा से वृक्षों का तो अभिप्राय है ही, लेकिन वन संपदा में फिर अलग अलग संपदा जो वन की होती है, चाहे वो शहद के रूप में हो, चाहे वो औषधि वनस्पतियों के रूप में हो, या कोई प्राणियों के और पक्षियों के संदर्भ में भी हो, और उसके साथ साथ बहुत घने वृक्षों के जंगल जो थे हिमालय तलहटी के, जो बिहार की पूर्वीय सीमा हम मान सकते हैं, तो उसका भी एक महत्व तत्कालीन जो वास्तु निर्माण है। और इवन अगर हम देखेंगे कि जो साम्राज्य की जो राजधानी के शहर थे या प्रमुख शहर थे, उनकी सुरक्षा की योजना के लिए भी इनका ये महत्व था कि बड़े बड़े जो वृक्ष के तने थे उनसे उसके जो मजबूती से उनको एक दूसरे के साथ जोड़ के एक प्रकार की कीलेबंदी उससे हो सकती थी और वो की जाती थी। तो इन वनों का अपने आप में भवन निर्माण के लिए, इस तरह की सुरक्षा के इंतज़ाम करने के लिए बहुत महत्व था और मगध के पास वो अपने आप उपलब्ध था। मतलब और कहीं से उनको किसी चीज़ों के बदले में उसको लेना नहीं था। और एक बात यहाँ की है कि वहाँ के वनों में बहुत अच्छे नस्ल के उपज के हाथी हुआ करते थे और हम जानते हैं कि हाथियों का प्राचीन भारतीय युद्ध में बहुत अनन्य साधारण महत्व था। वो इसलिए था क्योंकि आकाश से होने वाले कोई हमले प्राचीन भारत में तो नहीं होते थे, तो ज़्यादातर होता था कि आमने सामने का जो युद्ध हुआ करता था, या अधिकाधिक अगर देखेंगे तो
दुर्गों में से जो युद्ध होता था। तो ये जो आमने सामने की लड़ाइयाँ जो होती थी उसमें हाथी, क्योंकि बहुत ऊंचाई हाथी की बहुत ज़्यादा होने की वजह से हाथी पे सवार जो होते हैं वो अपने साथ चलने वाली एक बहुत बड़ी अपनी फौज की टुकड़ी का मार्गदर्शन कर सकते थे। मतलब उनके साथ ऐसे कहा गया है कि इतने रथ होंगे, इतने पदाती होंगे, इतने इतने अश्वारोही होंगे। तो ये सब हाथी एक उनके लिए एक महत्वपूर्ण उनकी इकाई का वो निर्देश देने वाला एक घटक बनता था। तो इसीलिए जहाँ अच्छी नस्ल के, अच्छी नस्ल से हमारा तात्पर्य ये है कि ऐसे हाथी जिनको युद्ध के लिए उनको प्रशिक्षित किया जा सकता है। हाथी ऐसे ही बहुत एक बुद्धिमान जीव है और प्राचीन भारतीयों ने हाथियों को मानव के काम के लिए लगाने के लिए उनका प्रशिक्षित करना सीख लिया था। तो ये हाथी जो हुआ करते थे उनको युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया जाता था। और युद्ध में जैसे कि मैंने कहा कि आमने सामने की लड़ाई में ये तो एक बहुत बड़ा महत्व उनका था ही। उसके अलावा ढुलाई के लिए, जैसे मैंने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था के लिए जो उसके जो बाड़ बनाए जाते थे और उसके लिए बहुत बड़े बड़े पेड़ के तने यूज़ किए जाते थे। तो उसकी ढुलाई करने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह उसको ले जाने के लिए हाथी बहुत कारगर हो जाते थे और उनके सहायता से ये कार्य होता था। हाथियों के संदर्भ में सर्वविदित है कि भारत का एक बहुत बड़ा व्यापार जो विदेशों से चलता था वो हाथी दांत का था, क्योंकि हाथी दांत एक विलासितता का एक लक्षण माना जाता था, हाथी दांत की बनी हुई वस्तुएं। तो भारत में हाथी दांत से बनने वाले वस्तुओं को बनाने वाले कारीगरों का एक बहुत अच्छा समूह देखने को मिलता है और उन्होंने इस कला में धीरे धीरे और महारत हासिल की और वो व्यापार के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक वस्तु होगी। और उससे व्यापार में जिनके पास हाथी दांत ज़्यादा होंगे, जिनके पास वो सहजता से उपलब्ध होंगे, उनको वो व्यापार का मुनाफा निश्चित रूप से ज़्यादा मिलेगा। तो मगध के लिए हाथियों का होना इस तरह से एक व्यापारी दृष्टि से भी अगर हम कहेंगे तो महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा और एक हाथियों का थोड़ा सुनने में अटपटा लगेगा, लेकिन एक उपयोग है, वो कहीं कहीं साहित्यिक स्रोतों में हमें जानने को मिलता है कि हाथियों को फिर क्या करते थे कि मादक द्रव्य शराब पिलाते थे और ऐसे जब वो मस्त हो जाते थे तब उनको शत्रु की सेना के ऊपर छोड़ दिया जाता था। तो इस तरह से जो मादक द्रव्य सेवन करने की वजह से बेकाबू हुए जो हाथी है वो शत्रु के सेना का अपरिमित नुकसान करते थे। और ऐसे हाथियों को काबू में करना, जैसे मैंने कहा, वो बेकाबू ही होते थे, वो संभव नहीं होता था। और जब तक उनको शरसंधान करके या अन्य किसी तरीके से उनका जब तक वध नहीं होता है तब तक वो बहुत अधिक मात्रा में शत्रु के सेना का नुकसान करते थे। और इसीलिए ये किसके लिए संभव है बताइए कि कौन ये कर सकता है कि हमारे सैन्य के कुछ हाथी इस तरह से शत्रु सेना पे हम लोग छोड़ देंगे और वो अधिकतर उनमें से उनका वध ही हो जाएगा। तो अपने पास अगर विपुल मात्रा में हाथी है या सतत हाथी हमारे फौज में आ सकते हैं, ऐसी अगर स्रोत का कोई हमारे पास उसके ऊपर हमारा काबू है तो हम हाथियों का इस तरह का प्रयोग सैन्य में कर सकते हैं। तो इसीलिए हम प्राचीन भारत के मगध के साम्राज्य के संदर्भ में बात करते हैं तब हाथी जैसा एक प्राणी भी कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, इसको हम थोड़ा सा समझेंगे। और मैं इसलिए आपको ये कह रही हूँ क्योंकि हम देखेंगे कि अशोक के अभिलेखों के जो स्थान है वहाँ हाथी की मूर्तियाँ हमें देखने को मिलती है या हाथियों का अंकन देखने को मिलता है, जिसको भगवान बुद्ध के साथ तो जोड़ा गया ही है, लेकिन ये मौर्य साम्राज्य की समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण होने की वजह से वो उसका एक प्रतीक भी बन जाता है, उनकी साम्राज्य के शक्ति का, वैभव का, उनकी जो एक महत्वाकांक्षा है अपने साम्राज्य का विस्तार करने की, उसका एक प्रतीक बन जाता है। और इसीलिए हाथी भी बहुत महत्वपूर्ण है।
उसके अलावा ये जो बिहार की भूमि है, मगध की प्राचीन भूमि जो है, वो अत्यंत समृद्धशाली है खनिजों में। और ख़ास तौर पे एक ऐसा दौर हम देख रहे हैं अब कि जब धीरे धीरे लोहे का प्रयोग अधिक मात्रा में होने लगा है। तो जिनके पास लोहे के खान हैं, जिनके पास लोहा विपुल मात्रा में मिल सकता है खनिज के रूप में, उनको दो तरीके से उसका लाभ होता है। एक तो उस लोहे का प्रयोग करके खुद जिस तरह के हस्तकौशल के लिए, खेती के लिए, यातायात के लिए जो साधन बनाने, उसके लिए औजार जो बनाने होंगे वो तो उस लोहे से बनेंगे। दूसरा, सैन्य में जो शस्त्र तैयार करने होते हैं उसमें भी, जैसे भालों की नोक है या बाणों की नोक है या तलवार नुमा कोई उस समय जो खड़ग जो हुआ करते थे, तो इन सब का निर्माण करने के लिए विपुल मात्रा में खनिज रूप में वहाँ लोहा मिलता था। अब ये लोहे का, ये एक तो जिनके पास लोहा है वो उसका इस तरह से प्रयोग तो करेंगे ही, लेकिन दूसरा, जहाँ लोहा नहीं है उनसे लेन देन में जिनके पास लोहा है वो अपनी तरफ उस व्यापार को और व्यापार से मिलने वाले मुनाफे को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि लोहा धीरे धीरे सबकी ज़रूरत बनती जा रहा था। स्वाभाविक है कि अगर आप लोह के शस्त्र से आक्रमण करने वालों का मुकाबला करना चाहते हैं तो आपके पास भी लोहे के शस्त्र, लोहे का प्रयोग हुए शस्त्र होना चाहिए। या अगर आपको अपने हस्तकौशल के व्यापार को बढ़ावा देना है और उस तरह के उद्योगों को बढ़ावा देना है तो आपके पास उस तरह का लोहा होना चाहिए, और वो हर जगह में उपलब्ध नहीं है। तो जिनके पास लोहा है वो दूसरों को लोहे का लोहा देके उसके बदले में अपने लिए आवश्यक चीज़ें ले सकते थे और वो व्यापार अपने लिए मुनाफे का बना सकते थे। तो ये सब जो प्राकृतिक घटक है वो सब मगध के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और इसके अलावा उनकी जो राजधानी है पाटलिपुत्र है, उसके पहले जो राजगीर थी, तो वो भी पहाड़ियों से घिरा हुआ, एक तरफ नदी है, ऐसे एक जिसको एक प्राकृतिक सुरक्षा का भी कवच मिला हुआ है, ऐसा एक स्थान है। तो इसीलिए अगर हम मौर्य साम्राज्य तक भी आते हैं तब देखते हैं कि धीरे धीरे कैसे मगध एक बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में स्थापित शनै शनै हो रहा था, और नंद राजाओं ने उसमें बहुत बड़ी मात्रा में अपना योगदान दिया था। इसका एक ही उदाहरण मैं आपको कह के मौर्यों तक आऊँगी कि जब जिसने अपने आप को विश्व विजेता और ईश्वर घोषित करने की कोशिश की थी, ऐसा जो महान महत्वाकांक्षी ग्रीक शासक था अलेक्जेंडर, या भारतीयों ने उसको सिकंदर के नाम से जाना है, तो वो जब भारत की सीमा तक आ गया और उसने भारत पे आक्रमण करने की सोची थी, तो उसके सैनिक बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। उसमें कुछ कारण जो बता दिया जाता है कि एक तो उनको तत्कालीन ईरानी जो या अकेमेनियन साम्राज्य जो था उसको समाप्त करना था, तो वो काम तो हो ही गया था क्योंकि भारत की सीमा तक उनका राज्य फैला हुआ था, वहाँ तक तो वो पहुँच गए थे। दूसरा, यहाँ की आबो हवा उनको बहुत ज़्यादा उनके स्वास्थ्य के लिए पूरक नहीं हो रही थी, तो उनको थकान हो गई थी, अब वो और लड़ने की स्थिति में नहीं थे। लेकिन एक ज़्यादा महत्वपूर्ण उसमें एक बात है कि नंदों की बहुत ही सशस्त्र, बहुत शक्तिशाली सेना उनके मन में भय पैदा कर रही थी, क्योंकि ये अब तक इतना लड़ते लड़ते और बहुत ही विपरीत आबोहवा में आगे बढ़ते बढ़ते थक चुके थे, और मौर्यों की, नंदों की जो सेना थी वो तरोताज़ा थी, बहुत अधिक मात्रा में थी, अच्छी युद्ध कौशल से निपुण थी, और उनके साथ वो युद्ध नहीं करना चाहते थे। बहरहाल, अब आते हैं नंदों के बाद का जो साम्राज्य है मौर्यों का। तो यही पहले जो हम प्राकृतिक घटक देखे हैं उसकी कड़ी आगे जोड़ते हुए हम देख सकते हैं कि सिकंदर का सेनापति बाद में जो वहाँ स्थापित हो गया सेल्यूकस, उसका और मौर्य साम्राज्य का संस्थापक जो था चंद्रगुप्त, उसका कोई संघर्ष शायद हुआ था। प्रत्यक्ष लड़ाई हुई कि नहीं हुई इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से हमें कोई ऐतिहासिक जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन एक निश्चित रूप से जानकारी मिलती है कि उनके बीच में कोई संधि हुई थी।
अब ये संधि युद्ध के उपरांत हुई थी या युद्ध को टालने के लिए हुई थी, जो भी परिस्थिति हो, तो इस संधि में हाथियों का क्या महत्व है देखिए कि चंद्रगुप्त की ओर से 500 हाथी सेल्यूकस के दिए गए थे और बहुत सारा प्रांत जो आज के पाकिस्तान को और कुछ एक अफगानिस्तान का क्षेत्र जो है, जो हमारी पश्चिमोत्तर या वायव्य सीमा है, वहाँ का प्रांत मौर्य साम्राज्य से जुड़ गया था। तो क्या वो उन 500 हाथियों के बदले में चंद्रगुप्त को मिला था? और ऐसा अगर है तो हम समझ सकते हैं कि 500 हाथियों का कितना बड़ा महत्व था। अब एक सवाल इसमें यह भी आ सकता है कि क्यों चंद्रगुप्त ने अपने प्रतिद्वंद्वी जो है उनको 500 हाथी देके उनका सैन्य बल बढ़ाया, ये क्यों हुआ? तो सैन्य बल बढ़ाया या मतलब अपने प्रतिद्वंद्वी का सैन्य बल बढ़ाया या अपने लिए सुरक्षा का और एक इंतजाम किया, ये हम एक चर्चा में रख सकते हैं। मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि अगर सेल्यूकस शक्तिशाली हो जाता है तो पश्चिमोत्तर मध्य एशियाई देशों से आने वाले जो हमले हैं उसको रोकने में वो सक्षम रहेगा खुद, और अगर सेल्यूकस सक्षम रहा तो स्वाभाविक रूप से चंद्रगुप्त का मतलब मौर्यों का साम्राज्य है वो अपने आप में सुरक्षित हो रहा है। और अगर नहीं भी हुआ तो वो उनके लिए एक कड़ा विरोध तो कर सकेगा, और इसीलिए वहाँ से आने वाले आक्रमकों की ताकत कुछ एक मात्रा में कम हो जाएगी और फिर वो भारत की सरहद तक आएंगे, तब मौर्यों की सेना उनका मुकाबला करेगी। तो ये जो एक स्ट्रैटेजी है, एक नीतियाँ जो बनाई गई है अपनी साम्राज्य की सीमाओं को सुरक्षित करने की, उसकी शुरुआत जो हम मौर्य राजाओं में या तत्पूर्व नंद राजाओं में देखते हैं, उसको आगे बढ़ाते हुए अशोक ने क्या किया ये हम देखेंगे। और अशोक की विशेषता उसमें जो रही, किस तरह से अशोक इनसे अलग हो जाता है, भिन्न हो जाता है, इसको हम देख पाएंगे। और इसीलिए ये सब एक उसकी जो पार्श्वभूमि है उसको देखना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण था। तो ये जो अशोक है वो चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है, उसका ग्रैंडसन, पोता, उसका पुत्र बिंबिसार का पुत्र था। अब बिंबिसार के संदर्भ में जो हमें ऐतिहासिक जानकारी मिलती है उसमें कुछ कुछ बातें ऐसी है कि जिसका सीधा संबंध अशोक के जो उसका शासनकाल है, उसकी जो राजा के रूप में भूमिका है, उससे जुड़ता है। ये जो बिंदुसार है, कहा जाता है कि उसने बहुत कुछ युद्ध नहीं या युद्ध के माध्यम से महत्वाकांक्षी साम्राज्य विस्तार की कोई नीति शायद नहीं अपनाई थी। और इसका कारण एक ये हो सकता है क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के अंत में बहुत अकाल पड़ा था, और इसी अकाल के समय में जैन लोग जो मगध की ओर से निकल के दक्षिण की ओर जा रहे थे, कहा जाता है कि चंद्रगुप्त भी उनके साथ दक्षिण की ओर चला गया और श्रवणबेळगोळ के पास श्रवणगिरी जो चंद्रगिरी टीला है उसके ऊपर जैन साधुओं की तरह प्रायोपवेशन करके उसने अपना जीवन समाप्त किया। तो ये जैन साधु दक्षिण की ओर क्यों जाने लगे? क्योंकि अकाल पड़ा था और इन जैन साधुओं को जो गृहस्थों से समर्थन मिल रहा था, उनको दी गई भिक्षा के रूप में या उनके संघ को समर्थन देने के लिए जो धन था उसके, वो अब शायद नहीं हो पा रहा था। तो कहने का मतलब ये है कि अगर बिंदुसार बहुत ज़्यादा युद्ध के माध्यम से साम्राज्य विस्तार करने की महत्वाकांक्षा नहीं रख पाया, उसका एक कारण ये हो सकता है कि उस समय साम्राज्य एक कठिन परिस्थिति से गुजर रहा था और इसीलिए शायद उसने साम्राज्य विस्तार की रणनीति नहीं बनाते हुए जो साम्राज्य उसके पिता ने उसके लिए पीछे छोड़ा, उसकी व्यवस्था ठीक रखने में, उसका प्रशासन चुस्त दुरुस्त करने में अपना समय व्यतीत किया होगा। अब ये निश्चित रूप से हम क्यों कह सकते हैं कि बिंदुसार ने तत्कालीन अपने जो पड़ोसी देश है उनके साथ कुछ
मैत्रीपूर्ण व्यवहारों की, जैसे हम आधुनिक काल में कहते हैं ना कि एक पीस नेगोशिएशंस कह सकते हैं हम उसको, कि एक संधि या उनके साथ कुछ एक लेन देन जो दोनों तरफ एक रिस्पेक्टफुल एक्सचेंज हो सकता है, इसकी शुरुआत की हुई शायद नज़र आती है। क्योंकि कहा जाता है कि बिंदुसार ने पाश्चात्य राजाओं से अंजीर, मद्य और फिलोसोफर्स, दार्शनिक, उनको भेजने की विनती की थी। तो उसको जवाब मिला कि मद्य और अंजीर तो हम भेज रहे हैं, लेकिन दार्शनिक अपनी स्वायत्तता से जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ जाते हैं, हम उनको आपके लिए नहीं भेज सकते। तो ये एक हम देख सकते हैं कि पड़ोसी देशों के साथ एक मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने का ये प्रयास शायद बिंदुसार ने किया था, और इस प्रकार के लेन देन का कुछ एक दस्तावेज हमें उपलब्ध होता है। अब आते हैं बिंदुसार का जो पुत्र जो है अशोक। तो अशोक ने अपने पिता के कार्यकाल में ही बहुत महत्वपूर्ण प्रशासकीय जिम्मेदारियां लेना शुरू कर दिया था। जैसे हम देखते हैं कि शुरुआत में वो उज्जैन प्रांत का प्रांताधिकारी था। तो कुछ एक ऐसा प्रसंग आता है कि ये जो हमारा पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत है, जो आज का पाकिस्तान का और कुछ एक अफगानिस्तान का जो इलाका है, वहाँ कुछ एक रेबेलियन जिसको कह सकते हैं, कुछ असंतोष निर्माण हुआ था, और जो मौर्य साम्राज्य के लिए एक चुनौती दे रहा था। तो बिंदुसार ने अशोक को वहाँ जाने के लिए कहा, उस असंतोष का विमोड करने के लिए। तो अशोक ने वहाँ बहुत अच्छी तरह से वो अपना कार्य संपन्न किया और वहाँ शांति प्रस्थापित की। तक्षशिला में वो बनाया गया वहाँ का प्रांताधिकारी। तक्षशिला वहाँ की राजधानी थी, ये जो पश्चिमोत्तर या वायव्य प्रांत है उसकी। और अशोक की जो सही मायने में एक प्रशासकीय उसका जो कौशल है वो हम वहाँ देख सकते हैं, और शायद उसके साथ साथ उसका ये सामरिकी कौशल्य भी था। अब ये जो अशांति है, जो असंतोष है, एक तरह का जो युद्धजन्य परिस्थिति जो निर्माण हो गई है, वो किस लिए हुई होगी? एक इसके बारे में तर्क ये हो सकता है कि बिंदुसार ने अपने पिता की तरह कोई आक्रमण की महत्वाकांक्षा नहीं रखी थी, और इस तरह से अपने सैन्य बल का कोई इजहार उसने नहीं किया था। सैन्य का दल बल लेके कहीं आक्रमण करके उसने अपनी जो सामरिक ताकत है उसको नहीं दिखाया था। अब इस प्रांत के आसपास, जिसको हम हिंद यवन कहते हैं, इंडो ग्रीक्स, मतलब जो वंश से ग्रीक थे लेकिन या यवन थे, लेकिन अब जो उस समय का भारत जो था, जैसे मैंने कहा कि बृहत्तर भारत एक था, अफगानिस्तान तक भी भारत को ही माना जाता था। तो वहाँ वो अपने छोटे छोटे राज्यों में अपना शासन चलाते थे। तो शायद मगध साम्राज्य को अब दुर्बल समझ के उन्होंने ये दुस्साहस किया होगा, लेकिन अशोक ने सही समय पे उनको शांत किया। उनकी ये जो कोई शायद महत्वाकांक्षा जागृत हो रही थी उसको और बढ़ने नहीं दिया, और मौर्य साम्राज्य के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक उसकी उपलब्धि अशोक ने युवराज होते हुए ही उपलब्ध कराई। अब बात आती है कि वो उसके बाद जब खुद शासक बना, तब उसकी जो शासनकाल में महत्वपूर्ण क्या क्या उपलब्धियां हुई, उसने क्या ऐसी बात की कि आज भी 2400 वर्ष 300 वर्ष बाद भी हम उसको याद कर रहे हैं, और उसके बारे में विशेष रूप से भारत ने उसकी स्मृति हमेशा के लिए संजोई है, अपने राष्ट्रीय चिन्ह उसके साथ जोड़ के। हम सब जानते हैं
कि हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है, जिसमें हम लोग सामने से देखते तो 3 शेर दिखाई देते, वस्तुतः वो 4 शेर है। और ये जो काशी के लोगों के लिए गौरव की बात है कि सारनाथ, जो काशी के बहुत ही नज़दीक एक बौद्ध स्थल है, वहाँ एक अशोक का अभिलेख का स्तंभ था, आज वो खंडित अवस्था में है। उसका जो ऊपरी हिस्सा है, जैसे हम कहेंगे कि उस स्तंभ का शीर्ष स्थान जो है, उसमें ये शेर है। उन शेरों के नीचे बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ और प्रतीक है, और उसके ऊपर धर्मचक्र था। आज वो खंडित रूप में है, और सारनाथ के संग्रहालय में हम वो जो सिंह या शेरों का स्तंभ शीर्ष जो है वो भी देख सकते हैं, और जो खंडित धर्मचक्र है उसको भी देख सकते हैं। तो जब भारत स्वतंत्र होने के अब उसका जो उषक काल हो गया, तब बातें होने लगी कि पूरे विश्व में भारत को किन चीज़ों के साथ जाना जाएगा। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात सामने आई कि भारत शांति प्रिय देश के नाम से जाना जाएगा। और ये जो हमारी जो शांति प्रियता है, वैश्विक बंधुत्व की संकल्पना है, जिसमें करुणा है, जिसमें मैत्री है, ये सब हम कौन से प्रतीक चिन्ह से विश्व को दिखाएंगे? तो वहाँ उस समय तत्कालीन जो हमारे चिंतक थे, उन्होंने सारनाथ का ये शेरों का जो सिंह शीर्ष, जिसको हम कहते हैं स्तंभ शीर्ष, उसको चुना। आप देखिए कि चारों दिशाओं में बहुत ही अपने पूरी ताकत के साथ और अपनी पूरी जो बाहुबल दिखाते हुए ये शेर खड़े हैं, लेकिन उन्होंने सर पे अपने धर्मचक्र को रखा है, जो शांति का प्रतीक है। तो हम ये विश्व को बताना चाहते थे कि हम शांति प्रिय है, लेकिन उस शांति को दुर्बल की दुर्बलता ना समझी जाए। हम ताकतवर भी है और अपनी शांति की रक्षा भी हम कर सकते हैं। और इसीलिए ये जो एक परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो वो बौद्ध प्रतीक है, लेकिन अगर उसका दार्शनिक और कलात्मक पक्ष अगर हम देखेंगे तो उसमें ये संदेश है जो शांति का, मैत्री का, करुणा का, और उसके साथ साथ सबलों की शांति का एक प्रतीक है। और वो बहुत बड़ी विरासत हमारी बन गई, और वो हमारी आज विश्व में पहचान बन गई। और ये जो अशोक चक्र हम इसको कहते हैं, नाम ही उसका अशोक चक्र हमने निर्दिष्ट किया, वो धर्म चक्र जो है वो हमारी ध्वजा पे भी है। जैसे हम बहुत गर्व के साथ कहते हैं कि अशोक चक्रांकिता ध्वजा जो हमारी है वो हमारा राष्ट्र, हमारे राष्ट्र का भूषण है। काशी विश्वविद्यालय से एक मूर्धन्य विद्वान वासुदेव शरण अग्रवाल, उन्होंने इस राष्ट्र ध्वजा की और हमारे राष्ट्रीय चिन्ह की बहुत ही पांडित्यपूर्ण चर्चा अपनी कृतियों में की हुई है। और यहाँ के मैं तो कहूँगी कि जो काशीवासी है उन्होंने उसको ज़रूर पढ़ना चाहिए। एक अपने आप में खुद हम एक गौरव का भाव हमारे मन में आएगा जब हम उस राष्ट्र ध्वजा के बारे में और राष्ट्र चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। तो अशोक ने ये जो संदेश दिया, उसमें ये जो प्रतीक है, उसके साथ साथ वो जो सारनाथ का स्तंभ है, उसके ऊपर हम क्या देखते हैं, क्या लिखा हुआ पाते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात उसमें ये है कि संघ में ऐक्य रहे, संघ के सब लोगों का दिल एक हो, मन एक हो, विचार एक हो, वो सब नीति का पालन करे, ये संदेश उसमें है। तो हम जब ये कह रहे हैं कि हमने इसको राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया, तो केवल उस शेर के प्रतीक को नहीं अपनाया है, उसके जो शाफ्ट जिसको हम कहते हैं, उसका जो तना है, उस स्तंभ का जो मुख्य भाग है जिसके ऊपर अंकित जो लेख है, उसको भी हम स्वीकार कर रहे हैं। और उसमें सबके
एक दिल होके रहने की जो बात है, एक सम्मान से एक दूसरे को स्वीकार करने की जो बात है, वो तो है ही। और उसमें एक बहुत ही कड़ी चेतावनी भी है। जैसे अशोक उसमें ये कह रहा है कि संघ में अगर किसी ने फूट डालने की कोशिश की तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। क्या किया जाएगा? उसको सफ़ेद वस्त्र पहना के संघ के बाहर बिठाया जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि जो मैंने फिर से कहा कि जो शेर है वो भी हमें यही बता रहे हैं कि हमारी ये जो शांति का जो प्रस्ताव है वो दुर्बलों की शांति नहीं है, वो सबलों की शांति है। अगर आप उसमें खलल डालने की कोशिश करेंगे तो आपके खिलाफ बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी, इसकी चेतावनी भी उसमें है। तो मुझे लगता है कि हमारे स्वातंत्र्य के उषःकाल के समय में हमारे जो तत्कालीन महान राष्ट्र नेता थे उन्होंने कितना सोचा, और इस अशोक की ये जो एक नीति है, ये जो हमारी धरोहर है, उसको हम सब से और आने वाली पीढ़ी से, जैसे हम कहते हैं ना कि आज चंद्र सूर्य पर्यंत जब तक ये भारत भूमि है तब तक ये हमारा एक लक्ष्य रहेगा और हमारा एक आदर्श रहेगा। और वो निर्माण किसने किया? ईसा पूर्व 300 साल, मतलब आज से करीब करीब 2400 वर्ष पूर्व एक राजा ने तैयार किया। ये जो उसकी महत्ता है और संस्कृति ने जो उसको संजोया है वो अशोक के माध्यम से हम समझ सकते हैं। अशोक के जो प्रमुख स्रोत है जानने के वो है उसके अभिलेख। और मैं तो आपको ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि पूरे विश्व में उसका कोई प्रमाण, मतलब उस तरह का कोई दूसरा हमें नहीं मिलता है। कहा जाता है कि बेबीलोनी सभ्यता में हम्मुरबी ने अपने प्रजाजनों के लिए इस तरह से शिला स्तंभ पे कुछ एक नीतिगत व्यवस्था जो थी उसको लिख के रखा था, लेकिन पहले तो वो बहुत सीमित है और उसकी भी व्याप्ति विषयों की भी इतनी नहीं है जितनी अशोक ने अपने अभिलेखों में व्यक्त की है। तो इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये एकमेव अद्वितीय है। आप उस काल का जो आदर्श है उसके संदर्भ में इसको देखिए कि जो शासक हुआ करते थे उनके सामने उनका जो लक्ष्य था, उनका जो आदर्श था, उसको कहते हैं कि उनका विजिगीषु होना। विजिगीषु का अर्थ क्या है? कि सभी दिशाओं में अपना विशेष जो प्रभाव है, सामरिक प्रभाव है, प्रशासकीय प्रभाव है, उसको स्थापित करने वाले शासक के रूप में हर शासक को होना चाहिए। ये उसके आदर्श की कल्पना थी और उस आदर्श को पूरा करने के लिए बहुत शक्तिशाली उनके पास फौज होनी चाहिए, उनकी सेना होनी चाहिए। और वो सेना कैसी हुआ करती थी? उसके बहुत ही मजबूत घटक जो थे, सबसे पहले जो मैंने कहा हाथी, जैसे हस्ती दल, और ख़ास तौर पे भारतीय सेना में हस्ती दल का, हाथियों का बहुत बड़ा महत्व था। तो अशोक के पास भी निश्चित रूप से बहुत अच्छा हस्ती दल रहा होगा, क्योंकि उसके दादा के ज़माने से अगर हम देखेंगे कि वो चलता आ रहा है। फिर था अश्वदल, घुड़सवार हुआ करते थे, बहुत अच्छे घुड़सवार भारत में धीरे धीरे उनका जो अश्वारोही सेना थी वो चतुरंग सेना का एक महत्वपूर्ण भाग बनता जा रहा था। और इसके प्रमाण हमें जो मौर्यकालीन और मौर्योत्तर तुरंत जो शुंगों का काल है उसके शिल्पों में अश्वारोहियों के बहुत अच्छे शिल्प देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए अश्वदल, गजदल, जो सबसे पहले मैंने कहा कि जब युद्ध होता था और समर में कूच होता था तो सबसे आगे हाथियों का एक, जैसे आज टैंक का जो महत्व है वो उस समय में हाथियों का महत्व हुआ करता था। और फिर रथ दल हुआ करता था, रथ में जाते थे लोग। तो रथ दल का, रथीन का महत्व ये होता था कि जो रथवीन होता था, रथदली जो होता था, रथ में जो बैठा हुआ होता था, उसके पास शस्त्रों का अंबार हुआ करता था और विविध प्रकार के शस्त्र चला चला के वो अपनी बहुत बड़े घेरे में अपना एक प्रभाव निर्माण कर सकता था। और फिर पदाती हुआ करते थे। तो ये जो सेना है उसकी बहुत अच्छी प्रबल सेना
अशोक के पास निश्चित रूप से थी, और ये हमें पता चलता है जब वो खुद अपने अभिलेखों में अपने कलिंग विजय का उल्लेख करता है। अब ये कलिंग विजय क्या है? अगर हम चंद्रगुप्त का साम्राज्य विस्तार देखेंगे तो जैसे मैंने कहा कि पश्चिमोत्तर सीमा, हमारी वायव्य सीमा जो है, वहाँ से लेके सौराष्ट्र से लेके नर्मदा के प्रदेश से लेके हिमालय तलहटी तक और उत्तर में कुरुक्षेत्र तक पूरा जो मुख्य जो उत्तर भारत का जो भूप्रदेश है वो मौर्यों के अंकित तो था ही। तो उसके अलावा अगर उनको साम्राज्य विस्तार करना है तो अब वो पूर्वीय दिशा में दक्षिण की ओर आगे बढ़ेंगे। तो उसमें सबसे निकटवर्ती जो था वो कलिंगों का राज्य था। और इसके पहले अगर हम ये मोटा मोटी अगर मान ले कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है वो चंद्रगुप्त के समय का है, तो उसकी एक नीति वो बताता है साम्राज्य विस्तार के लिए, जिसमें ये कहा गया है, जो मंडल सिद्धांत के नाम से बहुत प्रसिद्ध है, कि अपना जो एकदम जिससे हमारी सीमाएं बद्ध है, निकट है, वो हमारा पहला शत्रु होता है, तो उसके ऊपर आक्रमण करना बहुत स्वाभाविक है। तो अगर अशोक को साम्राज्य विस्तार करना है और जहाँ तक पश्चिमोत्तर सीमा का विचार है, तो तक्षशिला में अपने युवराज पद में रहते हुए ही उसने अपनी एक पैठ वहाँ निर्माण की थी, अपनी सामरिक शक्ति वहाँ वो दिखा चुका था। तो अब उसके पास बचता है ये पूर्वीय दक्षिणी छोर, या जहाँ कलिंग के ऊपर उसने आक्रमण किया। परवर्ती समय के साहित्य में हमें इसका एक उल्लेख मिलता है कि कलिंग के लोग थे वो अति साहसी माने जाते थे। मतलब साहस का अगर कोई हमें उल्लेख करना है तो कलिंग साहस के रूप में कहा जाता था। तो इतने साहसी लोग जो थे उनके खिलाफ आक्रमण करना, चढ़ाई करना, युद्ध के लिए उनको ललकारना, ये अपने आप में बड़ी सामर्थ्य की बात है। और स्वाभाविक है कि कलिंग की सेना बहुत ही लड़ाकू होने की वजह से ये जो युद्ध है वो बहुत भीषण और जिसमें बहुत ही ज़्यादा क्षति पहुंची, इस तरह का युद्ध हुआ। और अशोक अपने अभिलेखों में ये कहता है कि युद्ध के बाद युद्ध में हुई हानि से जब वो परिचित हुआ, और उसको जैसे होता है ना कि युद्ध एक उन्माद की स्थिति है, लेकिन उस उन्माद से निवृत्त होने के बाद जब उसने युद्ध भूमि का आकलन किया, तब उसके ध्यान में आया कि कितनी बड़ी हानि मैंने, मनुष्य हानि है, जीवित हानि है, वो मैंने की है। जैसे कहा जाता है कि लाखों लोग मर गए, लाखों लोग विकलांग हो गए, उनके शरीर के अवयव कट गए, कितने सारे वो तो बंदी बना के ले आया अपने राज्य में। तो ये सब जो उसने क्षति पहुंचाई, इतनी मनुष्य हानि, जीवित हानि जो उसने की, जैसे कि मैंने कहा कि युद्ध में इतने सारे प्राणी भी तो यूज़ होते थे, हाथी होते थे, घोड़े होते थे, तो इनका सबका भी बहुत बड़ा संहार इस युद्ध के माध्यम से हुआ होगा। और उसके बाद उसको ये लगने लगा कि इतना बड़ा संहार करके, इतनी जीवित हानि करके, क्या मैंने एक भूप्रदेश मात्र केवल पाया? और उसके मन में ये विचार आया कि ये वास्तविक रूप में कोई मेरी महत्वाकांक्षा नहीं हो सकती है। और तब से लेके उसमें एक परिवर्तन आने लगा, और कहा जाता है कि उसने अपने भाई से, जो बौद्ध धर्मानुयायी था, उससे उपदेश लिया, शांति का उपदेश लिया, और बाद में अपना पूरा जीवन उस शांति, करुणा, मैत्री, ये सब जो जीवन के बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, उनके प्रचार प्रसार में अपना जीवन लगा दिया। आप मुझे सचमुच विचार करके बताइए कि पूरे विश्व में इसकी कोई मिसाल आपको दिखती है? क्योंकि सम्राटों के लिए ये तो युद्ध करना तो उनकी शान है, उन्होंने करना ही चाहिए युद्ध। अगर उतना अपना सम्राट पद उनको भूषित करना है तो उनको जितनी भूमि, समुद्र वलयांकित पूर्ण भूमि जो है, उसको अपने अंकित करना है। तो ये शासक कैसे अलग विचार लेते हुए सामने आता है और पूरे शिद्दत के साथ लोगों के सामने आता है, बहुत प्रांजलता से, प्रामाणिकता से अपने प्रजा को ये कहता है कि ये जो मैंने किया, इतना बड़ा संहार मेरी वजह से हुआ, वो मेरी भूल थी, और अब मैं चाहता हूं कि मेरे प्रजाजन इस रास्ते पे ना जाए। ये जो शांति का एक मूल संदेश है, वो जो उसने अपने उदाहरण से लोगों को देने का जो प्रयास किया, इसका कोई दूसरा उदाहरण हमें इतिहास में नहीं देखते। अब ये उसकी शांति प्रस्थापित करने के जो तरीके थे, उसके ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। एक तो उसने ये संदेश
सुदूर सुदूर प्रांतों तक पहुंचाए इन अभिलेखों के माध्यम से। और देखिए, यह अभिलेखों के रूप में आना अपने आप में कितनी बड़ी सोच है, कितना एक, आज हम विजन डॉक्यूमेंट बहुत बोलते रहते हैं ना, कितना बड़ा विजन है इस व्यक्ति का, जो शताब्दी नहीं सहस्राब्दियों को भी पार करके हम तक पहुंच रहा है। क्या किया उसने? पत्थरों के ऊपर अपने ये जो संदेश है वो उकेर के रखे। एक ऐसा पृष्ठभाग जो बहुत जल्दी जिसका क्षरण नहीं होता है, इसका मतलब चिरस्थायी करने का उसका वो प्रयास था। ये जो शांति का संदेश है वो सतत आने वाली पीढ़ियों के सामने रहे। और वो अपने लेखों में कहता भी है कि ये जो मैं संदेश दे रहा हूँ वो मेरी पीढ़ियाँ, मेरे वंशज उसका अनुपालन करें। और मुझे नहीं लगता है कि उसके वंशज की उसकी कल्पना कोई एक संकीर्ण मेरे पुत्र पौत्र तक ही सीमित रही होगी। पूरे भारतवर्ष के संतानों के लिए शायद उसने ये कहा था, और इसीलिए उसने वो पत्थरों पे उकेर के रखा था। कहाँ कहाँ? अब एक बहुत ही विचार करने लायक बात हमें दिखती है कि जो ये हमारा पश्चिमोत्तर प्रांत है, जिसकी मैं बार बार बात कर रही हूँ, क्योंकि वो भारत का एक गौरवशाली इतिहास है कि जब भारतीयों ने अपना एक खास जो संदेश है, एक भारतीयत्व है, उसके वहाँ एक सुदीर्घ काल जो रह सकती है, ऐसी अमिट छाप वहाँ एक निर्माण की है, और अशोक के अभिलेख उसके साक्ष्य है। तो उसने वहाँ की जो भाषा है लोगों की थी उस समय, बाद में वो शनै शनै लुप्त प्राय हो गई, अरेमिक भाषा जो है, उस भाषा में भी ये लेख उसने उकेर के रखे वहाँ। इसका मतलब वो चाहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये संदेश पहुँचे, ऐसे लोगों तक भी जो यह संदेश पहुँचे जो इस सभ्यता, इस संस्कृति के स्वाभाविक घटक नहीं है, लेकिन अब बन सकते हैं। इन संदेशों के माध्यम से, इन सिद्धांतों के माध्यम से मैं उनके साथ जुड़ जाता हूँ। अब उसके पिता के साथ इसकी तुलना कीजिए। पिता कह रहा है अपने पड़ोसी राज्यों से कि मेरे लिए मद्य भेजिए, अंजीर भेजिए और कुछ दार्शनिक भी भेजिए, और ये क्या कर रहा है कि वो खुद पहुंच रहा है उन तक अपना एक विशेष संदेश लेके, और वहाँ वो चिरस्थायी कर रहा है। दूसरा, उसने ग्रीक भाषा में भी लिखे, कुछ तो ग्रीक और अरेमिक दोनों भाषाओं में लिखे हुए लेख मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ का अगर मिला-जुला जनसमूह है, कुछ लोग ग्रीक भाषा बोलने वाले होंगे, कुछ अरेमिक बोलने वाले होंगे, तो उनको भी ये संदेश समझे, इसकी भी व्यवस्था उसने की। दूसरा एक उसका पक्ष जो है, वो वहाँ उसने जो कार्य किए, क्या किया? जानवरों के लिए, मनुष्यों के लिए अस्पताल, रास्ते के किनारे छायादार वृक्ष लगाना, कुएं खुदवाना और औषधि वनस्पतियों का रोपण करना। ये सब क्या है? क्या उस राजा के जीवन काल में ही केवल उसके फल मिलेंगे लोगों को? कतई नहीं। ये सतत चलता रहेगा ना। अगर रास्ते के किनारे छायादार वृक्षों का निर्माण किया गया है, उसकी छाया तो पीढ़ियों को मिलने वाली है, और ये पीढ़ियां फिर ये स्वीकृत करने वाली है कि किसी एक भारतीय शासक ने, हम जो दूर दराज प्रवास कर रहे हैं, लोग व्यापार कर रहे हैं, जो भिक्षु लोग होंगे या दार्शनिक होंगे जो प्रवास कर रहे हैं, उनके लिए ये छाया निर्माण की है। तो जो हमारे पड़ोसी राज्य है, जो हम पूर्व सिद्धांत से देखेंगे, जिस सिद्धांत के अनुसार कलिंग के ऊपर उसने आक्रमण किया था, जो मंडल सिद्धांत है कि हमारा जो त्वरित, जो हमारा जिससे सीमा हमारी भिड़ती है, वो हमारा शत्रु है, अशोक ने उसी को कहीं ना कहीं एक काउंटर नैरेटिव उसका तैयार किया कि नहीं, वो हमारा शत्रु नहीं, वो हमारा मित्र हो सकता है। और ये मैत्री जो है वो चिरस्थायी करने के लिए उसने वहाँ भी ये सब कार्य करवाए। अब इसके पीछे और एक भी विचारणीय बात यह है कि उसके अंतर्राज्यीय संबंध कितने पक्व होंगे, क्योंकि नहीं तो कोई अपना पड़ोसी राज्य, अपने दूसरे इतने बलशाली शासक को अपने राज्य में ये सब कार्य करने क्यों देता। लेकिन ये परंपरा जो भारत के अशोक ने निर्माण की, वो आगे भी चलते हुए हम देखते हैं। जैसे हम देखते हैं कि समुद्रगुप्त के समय में श्रीलंका का राजा जो है वो समुद्रगुप्त को उसकी अनुमति मांग रहा है कि बोधगया में आके बौद्ध भिक्षुओं के लिए और बौद्ध जो लोग हैं उनके लिए वो धर्मशालाएं बनवाएं। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि अशोक ने ये जो भारत आज स्वतंत्र भारत के रूप में विश्व में अपनी जो छवि कह रहे हैं, उसकी शुरुआत अशोक ने की।
और अपने कार्य से वो दिखाया भी, करके दिखाया। दूसरा, जहाँ तक भारत के विभिन्न प्रांतों की बात है, उनको जोड़ता गया। दूर दराज मैसूर में भी उसने ये अभिलेख खुदवाए। अब स्वाभाविक है, जो भाषाओं के, बोलियों के विद्वान हैं वो तो समझ सकते हैं कि ज़्यादातर मागधी प्राकृत जो उसके अभिलेखों के लिए यूज़ की है वो तो मैसूर के लोग तो नहीं जान पाएंगे ना। और उसके आगे भी केरल, पांड्य वगैरह, चोल, सबका वो उल्लेख कर रहा है, चेर। तो सुदूर दक्षिण, जिसको एकदम हमारा एक जो दक्षिणी छोर है, जो तीनों समुद्रों का मिलन जहाँ हो रहा है, वहाँ तक वो अपना संदेश पहुँचा रहा है। तो वहाँ तो वो भाषा नहीं होगी, तो इस भाषा के माध्यम से वो तो दे ही रहा है संदेश, लेकिन उसके साथ साथ एक ऐसी प्रशासकीय व्यवस्था निर्माण कर रहा है कि जो उन लोगों को इस संदेशों को उनकी भाषाओं में भी समझा दे। और ये भी अभिलेखों में लिखा हुआ है कि 15 दिनों में उसका वाचन किया जाए, लोगों को उसके बारे में बताया दिया जाए, समझाया जाए। तो ये जुड़ने का ये जो तरीका है वो अद्भुत है। बाद में लोगों ने उसके ऊपर अमल करके और ऐसे अभिलेख निर्माण किए, लेकिन अशोक पहला था। जैसे उसने इसकी एक मेड़ तैयार की, एक ऐसा रिवाज तैयार किया जो बाद में फिर शासकों ने उसको फॉलोइंग किया। अब ये जो है, वहाँ से फिर हम देख रहे हैं कि सुदूर श्रीलंका में, फिर दक्षिण एशियाई देशों में ये जो प्रचार प्रसार हो रहा है, अशोक उसकी बहुत अहम जो शुरुआत है वो कर रहा है। कैसे कि जब हम देख रहे हैं कि पूरे दक्षिणी छोर तक ये पहुंच रहा है, तो वहां से श्रीलंका में तो पहुंच ही जाएगा। एक अशोक के जीवन के बारे में हमें जो बौद्ध स्रोतों से जानकारी मिलती है, उसमें ये होता है कि अपनी पुत्री संघमित्रा को बौद्ध वृक्ष की टहनी लेके उसने श्रीलंका भेजा था। और वो जो उसका प्रवास हुआ है वो पूर्वीय समुद्र से, जिसको हम बंगाल की खाड़ी कहते हैं, वहाँ से हुआ है और वो श्रीलंका तक हुआ है। आज भी दिल्ली में जो श्रीलंका की एम्बेसी है, उस पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत एक बड़ा सा म्यूरल है, पेंटिंग है, कि जिसमें संघमित्रा वो टहनी लेके जा रही है और वहाँ के स्थानीय लोग बहुत ही भक्तिभाव से, बहुत ही सम्मान से उसका वहाँ स्वागत कर रहे हैं। तो 2400 वर्ष तो हो गए, लेकिन अभी भी हम उसी तरह से जुड़े हुए हैं, श्रीलंका से जुड़े हुए हैं, आग्नेय एशियाई देशों से जुड़े हुए हैं, और हमारे पश्चिमोत्तर सीमा से भी जुड़ने का हम मानस रखते हैं। आज शायद हमारी उस तरह की अंतर्राज्यीय संबंधों की स्थिति नहीं, लेकिन हम स्वप्न तो देख सकते हैं, एक एम्बिशन तो रख सकते हैं कि वही स्थिति में हम पहुंचेंगे और उनके साथ वही मैत्रीपूर्ण संबंध हम फिर से स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि अशोक ने हमें उसका रास्ता इतने सालों पहले, इतने शताब्दियों पहले दिखाया है। अब दूसरे जो उसके कार्य इन अभिलेखों से हमें ज्ञात होते हैं, वो है कि शांति का एक आवश्यक पहलू ये है कि वो शांति जो है वो केवल युद्ध का नकार यहाँ तक सीमित नहीं है। हमें प्रो पीस, शांति के प्रति मुखर होकर कुछ करना पड़ेगा। और वो हम कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए एक तत्व जो है, जो हमारे संस्कृति में, सभ्यता में, वैदिक खास तौर पे उपनिषदों के काल से आगे चल के जैनों ने और बुद्धों ने जिसको परिपुष्ट किया, वो दिखता है, वो है अहिंसा का तत्व। और उसको अशोक बहुत महत्व दे रहा है और उसको अलग अलग तरीके से व्याख्यायित करके लोगों के सामने रख रहा है। जैसे कि कोई एक गुरु लोगों को सिखा रहा है, बता रहा है कि ये करने से हम इसको अहिंसा करेंगे, कहेंगे, ये कहने से उसको अहिंसा कहेंगे। अपने जीवन में उसका अनुसरण करना कितना महत्वपूर्ण है। और वो जैसे ये है ना कि खुद करता है और फिर लोगों को कहता है। आगे चल के हम लोग रामकृष्ण परमहंस के संदर्भ में भी यही कहते हैं ना कि किसी एक छोटे बच्चे को जब कड़वी दवाई वो नहीं ले रहे थे, तो उसकी माताजी ने गुरुजी से कहा कि जरा इसको बताइए वो दवा खाए। तो रामकृष्ण ने कहा कल आओ, क्योंकि खुद वो कड़वी दवा लेके उन्होंने अपने आप को एक उसके अनुभूति में डाला और फिर वो उस बालक को कह पाए। तो ये जो है अशोक, ये हमें कई हजार वर्ष पर, 2000 वर्षों से ज़्यादा पूर्व ये बता रहा है कि उसने ये कहा कि मेरे पाकगृह में अभी भी 2 मोर और एक मृग मांस के लिए उनकी हत्या हो रही है, लेकिन जल्द ही मैं उसको भी बंद करने वाला हूँ।
पशु हत्या पूरी तरह से मेरे राज्य में बंद होगी। और पशु हत्या मतलब केवल उनके ग्रीवा पे छुरी चलाना नहीं है। उसने यहाँ तक भी कहा कि जो उनको बघिया करना जो कहते हैं, कि उनको जो खच्चीकरण उनका जो किया जाता है जानवरों का, मेल जो होते हैं नर का, वो भी नहीं किया जाएगा, वो भी उसने हिंसा के दायरे में लाया। या वृद्धों के साथ, अपंगों के साथ कैसे व्यवहार होना चाहिए, यहाँ तक कि जेल के जो कैदी है उनके साथ भी कैसे व्यवहार होना चाहिए। एक इतनी गहन दार्शनिक एक विचार उसने सामने रखा। उसने ये कहा कि जो जेल में सजा भुगत रहे हैं वो अपने भी तकदीर के मारे हैं, क्योंकि कई अन्य ऐसे होंगे जिन्होंने अपराध भी किए होंगे लेकिन वो न्याय के उस सीमा में नहीं आए, बद्ध नहीं हुए, तो आज वो कारागार में नहीं है। और इसीलिए वहाँ जो उसने अधिकारी जो खास नियुक्त किए थे उनको कहा था, इनके साथ आप दया का व्यवहार कीजिए, क्योंकि ये एक अपनी किस्मत के मारे हैं। और उनको दया का व्यवहार करके, मनुष्यत्व का व्यवहार करके, जो हम बाद में कहते हैं ना कि उनका जो एक हृदय परिवर्तन करने की एक जो पॉसिबिलिटी है, एक उसकी जो संभावना है, उसको वो सामने रख रहा है। स्त्रियों का विचार किया उसने, और स्त्रियों के लिए भी खास, ये जो खास मैं बार बार कह रही हूँ, उसके जो अधिकारी थे उनको उसने एक शब्द प्रयोग किया है, धर्म महामात्र। तो स्त्रियों का विचार करने के लिए, जो कारागार में है कैदी उनका विचार करने के लिए, वृद्ध अपंगों का विचार करने के लिए, साधु सन्यासियों का विचार करने के लिए, और सर्वसामान्य उसके जो प्रजाजन थे उनका विचार करने के लिए खास अधिकारियों की नियुक्ति उसने की। अब ये अधिकारी, हम मौर्य साम्राज्य का एक बहुत महत्वपूर्ण उसका जो पक्ष है, प्रशासकीय पक्ष, वो जानते हैं कि उनको निश्चित वेतन भी मिलता होगा। सो वेतन भोगी ऐसे अधिकारी जिनका कार्य ये है कि ये शांति का, अहिंसा का संदेश लोगों तक पहुंचाए, ये एक व्यवस्थागत, ढांचागत एक उसके लिए जो ज़रूरत थी वो भी उसने पूर्ण की। इसमें उसका शासन कौशल्य, एक शासक के रूप में उसका जो कौशल्य है वो हमें देखने को मिलता है। जहाँ तक उसके लिपि का सवाल है, हम भारतीय थोड़ी सी उसकी जो लिपिगत जो उसका संदेश था उसको भूल गए थे। अब हमारे ऊपर, और काशी उसके लिए बहुत गौरवान्वित हो सकती है, क्योंकि जेम्स प्रिंसेप जिन्होंने ये प्राचीन ब्राह्मी लिपि का वाचन किया, वो 10 साल तक यहाँ के टकसाल में काम करते थे, काशी के टकसाल में काम करते थे। बहरहाल, तो उन्होंने जो 2 भाषाओं में और 2 लिपियों में लिखे हुए, जिसको बाइलिंगुअल कहते हैं, ऐसे जो सिक्के थे, प्राचीन हिंद यवन सिक्के, उनमें से जो ग्रीक लिपि थी और ग्रीक लेख था वो तो वो पढ़ सकते थे, उनको ग्रीक भाषा का ज्ञान था, और उसके आधार पे ये भारतीय भाषाओं में और भारतीय लिपि में क्या हो सकता है इसका अंदाज करते 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 एक एक अक्षर को एक दूसरे अक्षर के साथ जोड़ते जोड़ते देखिए कितना बड़ा उद्यम किया और भारतीयों को हमेशा के लिए उपकृत किया। क्योंकि अशोक की ये सब महानता हम लोग जो बोल रहे हैं, और जैसे मैंने कहा कि आज ये हमारे राष्ट्रीय प्रतीक है, राष्ट्रीय चिन्ह है, वो भी हमारे आंखों से ओझल थे, हम उसके बारे में नहीं जानते थे। प्रयास तो बहुत हुए, फिरोज शाह तुगलक ने, अकबर ने भी प्रयास किया, पूरे ईरान से लेके चीन तक के विद्वानों को पाचारण किया और उनसे उस अभिलेखों का वाचन करने का प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हुए। और उसकी सफलता मिली जेम्स प्रिंसेप को, जो टकसाल के अधिकारी थे, ब्रिटिश मुलाजिम थे, लेकिन उन्होंने इतना बड़ा हमारे ऊपर उपकार किया और वो लिपि हमें उसका वाचन हो पाया और फिर अशोक के लेख हम पढ़ पाए। दूसरी एक बात हमें याद रखनी चाहिए, वो भी एक ब्रिटिश अधिकारी की है, कि ये जो लेखों का वाचन हुआ उसमें अधिकतर लेखों की शुरुआत देवानाम पियन पियदसी इस तरह से होती थी। अब ये पियदसी कौन है भाई, नहीं समझ में आ रहा था। करीब करीब 70 साल लगे उसको समझ में आने के लिए, क्योंकि माना ये गया कि प्रियदर्शी कोई एक श्रीलंका का शासक बौद्ध साहित्य से जो हम जानते हैं, तो ये सवाल था कि भाई एक बौद्ध शासक श्रीलंका का, श्रीलंका में इस तरह के लेख नहीं लिख रहा है, लेकिन भारत पूरे भारतवर्ष में और पूरा ग्रीक अरेबिक लिपियों में और भाषाओं में भी वो लेख लिख रहा है, ये कौन सा श्रीलंका का इतना महान शासक है जिसने पूरा भारत अपने अंकित कर लिया था। तो ये तो बुद्धि में लोगों के नहीं बैठ रहा था।
1916 1516 के आसपास 15 में मात्स्की में कर्नाटका के गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में एक अभिलेख मिला जिसमें ये एक पियदसी अशोक उसका नाम आ गया। अब पुराणों की वजह से और कुछ साहित्यिक साक्ष्यों की वजह से हम अशोक को तो जान ही रहे थे, मौर्य सम्राट था ये भी जान रहे थे। अब तुरंत वो कड़ियाँ जुड़ती गई, जैसे कहते हैं ना हम लोग एक कोई पजल इकट्ठा कर रहे हैं, बहुत सारे जो बिखरे बिखरे उसके संदर्भ थे वो इकट्ठे तुरंत होने लगे, उसके इर्द गिर्द घूमने लगे और एक पूरा चित्र हमारे सामने आ गया कि ये जो अशोक था वो वही देवानाम पियन पियदसी राजा अशोक था और उसने अपने प्रजाजनों के लिए ये अभिलेख लिख के रखे थे। तो आज हम जो ऐतिहासिक शोध की नई नई विधा देख रहे हैं, नए नए उसके खोज कर रहे हैं, तो उसका दो स्तरों में खोज हो रहा है। एक, बहुत सारे नए अशोक के अभिलेख, नए मतलब उनके पाठभेद बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन स्थल नए नए सामने आ रहे हैं। जैसे अगर हम देखेंगे कि ये जो कैमूर पहाड़ियों में अब कई सारे लेख मिल रहे हैं और उसके ऊपर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विद्वान भी लिख रहे हैं और उनके द्वारा वो प्रकाशित भी किए जा रहे हैं, और ऐसे ही अन्य स्थलों से भी खंडित रूप में ही सही लेकिन अनेक अशोक के अभिलेख, उसके कुछ कुछ पाठ हमारे सामने आ रहे हैं। अब उसका बहुत ही गहराई से अध्ययन करने से पाठ भेदों को भी देखा जाएगा और वो पाठ भेद क्यों है उसका समस्या मूलक अध्ययन करके देखा जाएगा कि क्या ये भाषाई कुछ विशेषता है इसलिए पाठ भेद हो रहे हैं, क्या वो विशिष्ट जनों के लिए कहा गया है। जैसे कि कलिंग अभिलेख जो है वो कलिंग के लोगों के लिए जो अशोक अभिलेख लिख रहा है तब वो कलिंग के युद्ध का वहाँ उल्लेख नहीं कर रहा है। उनके जो नासुर है उनके मन में शायद वो बहुत ही पीड़ादायक जो स्मृति है उसको वो नहीं कर रहा है, उकेर नहीं रहा है और उनके सामने ये शांति का प्रस्ताव रख रहा है। तो एक जो शोध है वो इस स्तर पे चल रहा है और दूसरा शोध उसका जो भावार्थ है, उसकी जो भाषा है, उसकी जो लिपि है, उसके संदर्भ में हो रहा है। तो कहने का अंतिम तात्पर्य मेरा यही है कि बहुत गहरा अध्ययन अभी भी इसके ऊपर हो सकता है और उससे हम लाभान्वित हो सकते हैं। पुनः एक बार सभी श्रोताओं को, संकाय प्रमुख महोदय को और हमारे कुलपति महोदय को मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। नमस्कार।